हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं 15 साल का हुआ तो एक रात मेरी माँ ने मुझे उठाकर बहुत मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, अब से तू मेरे साथ नहीं सोएगा। बाबा के देहांत के बाद मैं माँ के साथ सोता था। अब मैं दूसरे कमरे में सोने लगा। एक रात माँ की याद आई तो मैं उठकर माँ की चारपाई पर लेट गया, मगर मेरी रूह कांप गई जब माँ ने मुझे बताया कि तूने मेरे साथ, मेरा नाम अमित है। मैं 6 साल का था। तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे। हमारा ज्यादा बड़ा घर नहीं था, एक कमरे का मकान था, वह भी कच्चा था। रात के टाइम में अपनी माँ के साथ ही सोता था। टाइम यूं बीतता जा रहा था और मैं अब 16 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात में सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो बाहर की तरफ से लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मार के उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठे थे। मेरी माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, बल्कि तुम बाहर सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा और माँ मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। खैर, मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगाऊं। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 ही दिन बीते थे कि एक रात मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी। अब उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, मुझे नया कमरा मिलेगा। माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इस टाइम इस घर से जाना होगा। मेरी माँ फिर ऑन रेंज रंग के कपड़े पहनकर घर से बाहर की दहलीज पार की थी। मेरा हाथ पकड़कर माँ किसी आदमी की तरह चली जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे, और दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा, गाड़ी वाला हमसे कोई सवाल किए बगैर हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो ये था कि मेरी माँ का कोई जान पहचान वाला था। गाड़ी शहर की तरफ चली रही थी। हम लोग रात को ही दूसरी शहर में आ गए थे। घर शहर में था और आदमी हमें इस घर छोड़कर चला गया था। मेरी माँ का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। खैर, हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। मम्मी ने मुझे कहा, अब हमें यह कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं बेटा। अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। मम्मी की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलत शब्द कहे थे। घर आकर मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया था, जिस पर मेरी माँ सदमे में पड़ गई थी। आप आज यह सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वह सभी तुम्हारे माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, इसलिए उसे गांव से मैं तुझे शहर ले आई कि कहीं तो उन लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए। मैं तो तुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। माँ बोली, ये मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी, स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले दिन मेरी माँ मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मैं दिन रात पढ़ता रहा, मुझे किसी चीज़ की होश न रहता। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीब और गरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थीं, मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। अब माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक दिन मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो मेरी माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ, मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर जाने ना दिया। मम्मी बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास बने हुए मकान है, इसलिए पहले कोई तेरी शिकायत करे तो छत पर मत जाना। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही थीं? मैंने माँ से छत पर जाने की जिद की,
तो माँ कहने लगी, बेटा अब भी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि माँ ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती है, और आज वाकई मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वह मेरी नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यही सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैं जब गौर से देखा तो कहा, माँ ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? ये तो बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा मैं वैसे ही रखी है। मगर क्यों माँ, इस चारपाई पर कौन सोता है? मुझे तो आप अपने कमरे में आने भी नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रहा है बेटे। मैंने यह चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे पापा की आत्मा आती है। पापा की आत्मा ये कैसे आ सकती थी? मैंने तो पढ़ा था, मैं सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। फिर मैं अपनी माँ से अपने शक के बारे में कह दिया था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज़ देखी तो मेरे दिमाग में पहले सारी बातें घूमने लगती। मम्मी की बात पर ज़्यादा शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है? एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर भगवान न जाने वजह क्या थी, मम्मी दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोया करती थी। फिलहाल मैं चुप हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब माँ की बाकी चीज़ों पर भी नज़र करूँगा, छत पर भी जाऊँगा, पर उससे पहले की ही एक ऐसा कि मेरे सामने हो गया कि जिसने मेरे दिमाग को ज़्यादा शक में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। अब मैं यूं अपनी माँ से छुपाकर एक दुकान पर काम करने लगा। मुझे कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं अभी पढ़ाई ही करता था। अब कुछ हुनर सीखकर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी धीरे धीरे चलाऊंगा ताकि माँ पर ज्यादा बोझ न बनूं। न जाने मेरी माँ पैसे लाती कहाँ से थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम था, पर मैं यह जरूर जानना चाहता था। माँ को पैसों की जरूरत होती है। वह पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते थे। हैरत की बात यह थी कि घर में सारे जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। माँ ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि वह उन जेवर को पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखा तो वह रंगीन कपड़े पहने होती और खुश मिजाज होती। उन्हें देखकर लगता था कि मेरी माँ विधवा नहीं है, क्योंकि वह तो बिल्कुल औरतों की तरह रहती थी, रंगीन कपड़े पहनती थी और खुश रहा करती थी। नहीं तो मैंने गांव में अक्सर विधवा औरतों को देखा था, गम में रहते हुए और रोते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और सफ़ेद कपड़े पहने हुए। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मेरी माँ उल्टा सच सवार कर रहती थी। खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर रखा करती थी, लिपस्टिक लगाया करती थी, अपने गले में मंगलसूत्र और कलाइयों में जेवर जरूर पहनती थी। माँ की बातों पर मैं कभी कभी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक किस्से ने मुझे माँ की तरफ से ज्यादा शक में डाल दिया था। क्योंकि मैं जिस दुकान में काम करता था और सीखता था, वह एक दिन मुझे सनी नाम का एक लड़का मिला, और वह लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा गांव कहाँ है? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही के थे। मज़े की बात तो यह थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वह मुझे 18 साल बाद मिला रहा था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगा, तुम ये आ गए हो, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उसे मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो यह समझने लगे कि तुम लोग भगवान ना जान तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। यह कहकर उसने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात को पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वह बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ तुम्हारी माँ ठीक है? उसके अजीब से शब्द में पूछा था। उसके शब्द में थोड़ी घीन थी। मैंने कहा, माँ ठीक है। मैंने उसी से बहुत कुरेद की कोशिश की, वह मुझे इस बारे में कोई बात बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजबूर होते हैं, जो अपनी माँ के कैरेक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। उसने यह बात बातों ही बातों में की थी।
सो मैं उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं कर सकता। मगर मेरी अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अब मैं समझदार हो गया था, जमाने की उच्च नीच को अच्छी तरह समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, उसका किसी आदमी के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या यह फिर कोई और बात है जिसकी वजह से मेरी माँ इतनी सफाई से उस रात गांव से चलकर शहर आ गई थी, वह भी किसी के मदद के बगैर। कैसे? अब तो माँ पर मैंने एक एक चीज पर नजर रखना शुरू कर दी थी। आज तो मैं एक ऐसा दृश्य देखा था। रात के करीब करीब 1 बजे जब अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, वह दूसरी चारपाई पर कौन होता है। फिर मैं जैसे ही अपनी माँ के कमरे के बाहर रखे जूतों को देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ के कमरे के बाहर किसी आदमी के जूते रखे हुए थे। उन जूते को देखकर मुझे सब पता चल गया था कि आज घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि माँ के कमरे को नायनक करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको मौके देने से अच्छा कि मैं यही बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर आंगन में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का दृश्य भी साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नजर जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर बीत गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थीं और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। फिर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि मेरी माँ बाहर के काम कर रही थी। वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका, क्योंकि ना ही वह जूते वहां थे और ही कमरे में वैसे कोई असर दिख रहे थे। मुमकिन है कि वह आदमी जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर माँ से सवाल जवाब करता। मैं चुप हो गया। दिल ही दिल में उड़ने लगा। अब मैं माँ का राज कल जरूर पता करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसीलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा, और जब आदमी आएगा तब जरूर दिखेगा कि यह कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया था। मुझे नींद ना आई। मैं उसे आदमी का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेगी। मैं घर के अंदर जाकर आंगन में बैठ गया। अभी मुझे यह बैठे हुए 2 मिनट ही बीते थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। माँ ने मुझसे पूछा कि अमित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा तो माँ मेरे बहुत करीब आ गई, और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरे दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ, और जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ के मुंह से सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी हर बात पता है? माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ, मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? ये मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर अपने खोल कर रख दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा, पर मुझे उसे कशमकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, संडे का दिन तुम्हारी। मैं शादी तय की है। अगर तुम मेरी मर्जी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बताऊंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने ज्यादा कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात मान ली थी, और मुझे संडे का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 22 साल हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे, यह तो मैं भी नहीं जानता था। संडे का दिन आया। मम्मी ने मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। वहाँ पर माँ मुझे बड़ी इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं? मैना में सर हिला दिया।
मैं नहीं जानता था। माँ मेरी उसे लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके साथ भाई हैं। खैर, थोड़ी देर में मैं अपने शादी के मंडप पर बैठ गया था। मेरे पास मेरी दुल्हन भी बैठी थी और फिर हमारा विवाह संपन्न हो गया था। अब यूं तो दीपिका मेरी पत्नी बन गई थी। वर्टिकल बार। अब दीपिका में क्या कमी थी जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसकी शादी मुझे की थी। ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि दीपिका एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान उसी से शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने माँ को और माँ से उनको न जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी दीपिका से हो गई थी, मगर वह बेहद खूबसूरत थी और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा उस बात को जानना चाहता था कि माँ ने मुझसे इतनी ज्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वह मेरी माँ थी, वह एक विधवा औरत थी। मैं उन पर जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। माँ ने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी थी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। माँ के पास आया। उसे कहा कि माँ, अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आ, मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों के बारे में नहीं बताओगे। माँ के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस जमाने में औरत जितनी ही पवित्र क्यों ना हो, यह जमाना उसे ठीक से जीने नहीं देता। अकेली तन्हा औरत पर इल्जाम जरूर लगता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था, तुम मेरे पास सोते थे और गांव के बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी। गली के कुछ लोग मुझ पर नज़र रखे हुए थे और मेरे घर पर ताका झांकी शुरू कर दी थी। उस दिन हमारे घर की खिड़की किसी ने तोड़कर अंदर झांकने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मेरे कमरे में एक आदमी आया। उसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं उस आदमी को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वह आदमी कोई और नहीं, वह तुम्हारे पापा का दोस्त था, जिस लड़ाई में मेरे पति शहीद हुए थे। इस लड़ाई में उसकी बीवी बच्चे भी इस दुनिया से जा चुके थे। उसे आदमी ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझ पर काफ़ी एहसान किए थे। अब उसकी बारी है तो मैं उसके बीवी बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दूं? आप मेरे साथ शादी कर ले और मेरे साथ शहर चले। मैंने उसकी शादी वाली बात तो ना मानी, पर उसके साथ में शहर चली आई, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन मैं उससे शादी के लिए नहीं मानी थी। उसने मेरे साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं किया और मेरा और तुम्हारा खर्चा वह हमेशा से उठता रहा। और वहाँ पर लोगों से कहलवान मेरी बीवी बच्चे हैं, ताकि लोग मुझे बुरी नज़र से ना देखें। और मैं आज भी इसी वजह से सुहागा की तरह रहती हूँ। वह तेरे पापा के दोस्त के पास जो लड़की देखी थी, वह लड़की मुझे बहुत सुंदर लगी, पर वह अपाहिज थी और उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। मैंने उनके एहसानों के बदले उसे लड़की से तेरी शादी करवा दी। अब तू ही बता बेटा, मैं गलत हूँ या सही? और वही आदमी हमारे घर कभी कभार हम दोनों का खर्चा पहुँचने आ जाता था, और आज तक उसने मुझसे कोई बदतमीजी से भी बात नहीं की है, न मुझे छुआ है। और जिसके जूते तुमने मेरे कमरे के बाहर देखा था, वह इस आदमी के थे। और जो मैंने चारपाई कमरे में बिछाई थी, वह इस आदमी के लिए थी, क्योंकि मैं आज तक अपने चारपाई पर किसी गैर आदमी को नहीं बैठने दिया था। वह इस चारपाई पर आकर बैठता और कुछ घंटे रहता और फिर चला जाता। अब तुम बताओ बेटा, मुझे उसे आदमी के साथ शादी कर लेना चाहिए या नहीं? मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, माँ, मैं तो शादी कर ली है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम चाहो मैं खुद तुम्हें उन अंकल के साथ शादी करवाने पर राजी हूँ। चलो माँ, मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी, और चलो, मैं अंकल के पास खुद छोड़कर आऊँगा। मैं इतना तंग दिल भी नहीं। क्या मैं अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी शान को बढ़ावा दूँ? मेरी बात सुनकर मन रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ रही है, और इसके लिए मैं जमाने से लड़ी थी। वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैं माँ को सीने से लगाए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि जमाने की औरत वाकई बहुत मजबूर हो जाती है, चाहे वह अपने आप को ठीक साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दे। उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ ऐसी खुशी जिंदगी बिता रहा हूँ।
मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमसे मिलने आ जाता है। वह भी बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।